हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए छठा मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि वह 5 मॉडल पेपर आपने पूरी शिद्दत के साथ निकाले होंगे। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से पहले कुल 30 मॉडल पेपर होने वाले हैं और आप यकीन मानकर चलना दोस्तों, इन 30 मॉडल पेपर को आपने पूरी शिद्दत के साथ निकाल लिया दोस्तों, पूरे ढंग के साथ निकाल लिए दोस्तों, तो आप पार्ट ए और पार्ट बी में दोस्तों एक मजबूत स्थिति में होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित है जो कि आपका मॉडल पेपर होगा। इसमें है जो कि दोस्तों आपके 80 नंबर के राजस्थान जीके से क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 40 नंबर के हैं जो कि पार्ट बी यानी नगर पालिका अधिनियम से क्वेश्चंस होने वाले हैं। और मॉडल पेपर भी दोस्तों हमने आपके लिए कुछ इस तरीके से तैयार किया है ताकि दोस्तों जो भी आपने अपना सिलेबस पढ़ा है उसमें दोस्तों आपका एक आधा टॉपिक रह चुका है दोस्तों, तो वो भी है जो कि इसमें कवर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी दोस्तों। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा लोगे। क्या गजब की लाइन है दोस्तों। आपने दोस्तों जो सपना दिखाया था ना दोस्तों अपने माँ बाप को, याद करो दोस्तों, जो वादा दोस्तों आपने किया था ना अपने आप से दोस्तों, खुद से वादा किया था, और जो वादा दोस्तों आपने अपने माँ बाप से किया था दोस्तों, उन्हें पूरा करने के लिए दोस्तों तुम्हें ही मेहनत करनी होगी और पसीना बहाना पड़ेगा दोस्तों। जितना पसीना बहाओगे मंजिल आपकी उतनी ही करीब आने वाली है। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर भी दोस्तों वो आग, वो जुनून, वो जिद दोस्तों, वो माँ बाप का सपना पूरा करने की जिद है, तो आइए दोस्तों मिलकर इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद है दोस्तों आपको? कौन थे जल्दी से बताइए। कांता भटनागर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? याद है आपको दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह वाली एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? जल्दी से बताइए दोस्तों। मार्च 2002 नहीं, मार्च 2000। ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत किया गया? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, किस धारा के तहत किया गया? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों। धारा 21(1) के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिश किस प्रकृति की होती है? जल्दी से बताइए दोस्तों। राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें किस प्रकृति की होती है? याद है दोस्तों आपको? ये एक सलाहकारी के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? याद है दोस्तों आपको?
कुल कितने सदस्य होते हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो कुल है जो कि 10 सदस्य, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। कुल है जो कि 10 सदस्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए, राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए दोस्तों आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कहाँ से हुई थी आंदोलन की शुरुआत। राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ से हुई थी दोस्तों, ब्यावर से। और ब्यावर कहाँ पर है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए। बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, ब्यावर कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का पहला मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया था। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, किसे बनाया गया था। याद है दोस्तों आपको, एम एल लाठर नहीं दोस्तों, एम डी कोरोनी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर छापिएगा दोस्तों, एम डी कोरोनी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। या थोड़ा सा दोस्तों मिसप्रिंट कर दिया है, मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। एम डी कोरोनी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, एम डी कोरोनी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि देश के प्रथम 2 राज्य कौन से हैं जिनमें दोस्तों महिला आयोग को अभियोजन करने की शक्ति प्राप्त है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। देश के प्रथम 2 राज्य कौन से हैं दोस्तों जिनमें महिला आयोग को अभियोजन करने की शक्ति प्राप्त है। याद है दोस्तों आपको कौन से वे 2 राज्य हैं, तो जल्दी से बताइए। केरल व राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था। याद है दोस्तों आपको कब किया गया था, 15 मई 1996 नहीं दोस्तों, 15 मई 1999 को। ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए कहाँ पर स्थित है। तो जयपुर में है, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां किसके सिफारिश द्वारा की जाती है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों एकदम महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो क्या, कतई जहर सवाल है दोस्तों। जल्दी से बताइए, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है। राज्य महिला आयोग द्वारा दोस्तों नहीं की जाती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए कौन थी। तो कांता खतौरिया थी, ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जल्दी से बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
याद है दोस्तों आपको कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि सचिवालय की प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? याद करो दोस्तों, कौन होता है? सचिवालय के प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? याद है आपको? मुख्य सचिव नहीं दोस्तों, शासन सचिव होता है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया था? याद करो दोस्तों, कब बनाया गया था हनुमानगढ़ को पृथक जिला? याद है आपको कब बनाया गया था? जल्दी से बताइए। तो जुलाई 1994 को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राज्य में संभागीय प्रशासन का मुखिया कौन होता है? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राज्य में संभागीय प्रशासन पर मुखिया दोस्तों कौन होता है? याद है आपको कौन होता है? तो संभागीय आयुक्त ही होता है। ऑप्शन नंबर सी छापना। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है दोस्तों जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा वह जिला है? याद है दोस्तों आपको? तो राजसमंद है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और राजसमंद वह जिला है दोस्तों जिसके मुख्यालय का नाम इस जिले के नाम से भिन्न है, यानी अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में सबसे बड़े संभाग क्रमशः कौन से हैं? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में सबसे बड़े संभाग क्रमशः कौन से हैं? याद है दोस्तों आपको कौन से संभाग है? तो जोधपुर और जयपुर है। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के प्रशासन तंत्र के सर्वोच्च स्तर पर कौन सा निकाय है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राज्य के प्रशासन तंत्र के सर्वोच्च स्तर पर कौन सा निकाय है? याद है दोस्तों आपको कौन सा निकाय है? शासन सचिवालय जयपुर है। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? याद है दोस्तों आपको कौन बनी थी? राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन बनी थी? याद करो दोस्तों। कुशाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य प्रशासन का वर्णन किया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य प्रशासन का वर्णन किया गया है? तो याद करो दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 152 से 237 तक है जो कि इसका वर्णन किया गया, किसका? राज्य प्रशासन का। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को किस में बांटा गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों, उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को किस में बांटा गया है? याद है दोस्तों आपको किस में बांटा गया है? तो तहसीलों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किस मुख्यमंत्री ने
संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया? याद करो दोस्तों, किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया? याद है दोस्तों आपको? तो मोहनलाल सुखाड़िया इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस मुख्यमंत्री के काल में दोस्तों संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्य प्रशासन की धुरी किसे कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। राज्य प्रशासन की धुरी किसे कहा जाता है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों। राज्य प्रशासन की धुरी है जो कि मुख्य सचिव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्य मंत्रिमंडल में बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है? याद करो दोस्तों, राज्य मंत्रिमंडल की बैठकें होती है, उनमें है जो कि बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन तैयार करता है? तो मुख्य सचिव करता है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। जितने भी आपके महत्वपूर्ण आयोग हैं वहीं से है जो कि हमने क्वेश्चन उठाए हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन से। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, आप ऐसे मत समझना दोस्तों। उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? याद करो दोस्तों, एसडीओ के नियंत्रण में होता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य सचिव को कौन हटा सकता है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, मुख्य सचिव को कौन हटा सकता है? याद करो दोस्तों, कौन हटा सकता है? तो मुख्यमंत्री ही हटा सकता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्य प्रशासन पर विचार किया गया है? याद करो दोस्तों, संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्य प्रशासन पर विचार किया गया है? याद करो दोस्तों, कौन सी अनुसूची है? तो 7वीं अनुसूची दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य प्रशासन पर विचार किया गया है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए, संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? याद करो दोस्तों, भाग 9 पंचायत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? याद है दोस्तों आपको? राजस्थान में किया गया था। और राजस्थान में कहाँ पर दोस्तों? नागौर जिले के बगदरी गांव में। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 को। किसके द्वारा? आप कमेंट बॉक्स में छाप कर बताओ, गोली की तरह दोस्तों। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती की शक्तियों से संबंधित है? याद है दोस्तों आपको? कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? याद करो दोस्तों, कौन सी अनुसूची है? तो 11वीं अनुसूची छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? याद है दोस्तों आपको? 1992 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की आकृति कैसी है? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की आकृति कैसी है?
याद है दोस्तों आपको कैसी आकृति है? जल्दी से बताइए। तस्त्रीनुमा है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अरावली पर्वतमाला की कितने प्रतिशत लंबाई राजस्थान में है? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए कितने प्रतिशत लंबाई राजस्थान में है? तो 80% है जो कि लंबाई राजस्थान में है। और किलोमीटर पूछे दोस्तों तो 550 किलोमीटर है जो कि लंबाई राजस्थान में है। इसे भी आपको नोट करना है। चलिए हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहते हैं हम दोस्तों। जो भी आपका मॉडल पेपर में दोस्तों समय लगेगा उन्हें आप देना दोस्तों, और यही समय दोस्तों आपका इस मंजिल को दोस्तों घसीट कर लेकर आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि डेगाना क्षेत्र राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, डेगाना क्षेत्र राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है? याद है दोस्तों आपको, डेगाना है जो कि किसके लिए जाना जाता है? टंगस्टन, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है? याद करो दोस्तों, प्रश्न किस तरीके से पूछ रहा दोस्तों कि कौन सा पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? चंबल है दोस्तों, छप्पन बेसिन है और बनास बेसिन है। लूनी बेसिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? याद है दोस्तों आपको? तो याद करो दोस्तों, उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि जोधपुर में किस वर्ष मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र यानी डीपीआरसी खोला गया? याद करो दोस्तों, कब खोला गया था? 1955 नहीं दोस्तों, 1952 में खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? हर मॉडल पेपर की तरह आज भी इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है। ये क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और अगले मॉडल पेपर में है जो कि इसका आंसर आपको मिल जाएगा सबसे पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का सबसे छोटा दिन कब होता है? याद करो दोस्तों, राजस्थान का सबसे छोटा दिन कब होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि पश्चिमी विभक्ष जिनसे शीतकालीन में राजस्थान में वर्षा होती है, जिसे मावठ हम कहते हैं, इसकी उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? याद करो दोस्तों, कौन सा क्षेत्र है? जल्दी से बताइए कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? भूमध्य सागर, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? याद करो दोस्तों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? तो हाड़ौती क्षेत्र अत्यधिक नम है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला है दोस्तों कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? याद है दोस्तों आपको कौन सा है? कच्छ की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान की थार मरुस्थल में नमी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए
ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के थार मरुस्थल में नमी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो याद करो दोस्तों, कितने प्रतिशत होती है? 1% होती है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जब भी है जो कि मौसम परिवर्तन होता है तब उत्तर से दक्षिण तक है जो कि 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर भी होता है, इसे भी आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? याद है दोस्तों आपको? 57 से 58 सेंटीमीटर, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो। क्या स्टार लगा लो दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? याद है दोस्तों आपको? उदयपुर जिले में। तो उदयपुर छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, है ना। उदयपुर छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम वन पूछे दोस्तों तो छापिएगा दोस्तों, सबसे कम है जो कि आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? चूरू में। और सर्वाधिक वन है जो कि आपके उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? याद है दोस्तों आपको? मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? जल्दी से बताइए, कौन सा अभयारण्य है? नाहरगढ़, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, माचिया सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? याद है दोस्तों आपको? माचिया सफारी पार्क आपसे पूछे दोस्तों तो छापिएगा दोस्तों, जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि जोधपुर के निकट खेजड़ली ग्राम में स्थित अभयारण्य कौन सा है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में स्थित अभयारण्य कौन सा है दोस्तों? याद है आपको कौन सा अभयारण्य है? अमृता देवी कृष्ण पार्क। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अमृता देवी ने, याद है दोस्तों आपको, 1730 में है जो कि खेजड़लियों के लिए बलिदान किया था। और उस समय दोस्तों याद करो दोस्तों, राजस्थान में है जो कि महाराजा कौन थे दोस्तों? जब अमृता देवी ने दोस्तों खेजड़ली के लिए बलिदान किया था उस समय राजस्थान में दोस्तों राजा कौन थे दोस्तों? मारवाड़ में दोस्तों कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कंवालजी निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में स्थित है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है? कंवालजी नहीं दोस्तों, यहाँ कुंवालजी करना है ना। कुंवालजी दोस्तों करना कि कुंवालजी निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में स्थित है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए दोस्तों, किसमें दोस्तों? जयपुर नहीं दोस्तों, सवाई माधोपुर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का विस्तार कितने जिलों में है? याद है दोस्तों आपको? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का विस्तार कितने जिलों में है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कितने जिलों में है? तो 5 जिलों में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्य में राजस्थान वन्य पशु एवं संरक्षण अधिनियम 1951 कब लागू किया गया? जल्दी से बताइए दोस्तों, कब लागू किया गया था? याद है आपको? 23 अप्रैल 1951, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि रत्नागिरी कन्या उपवन कहाँ स्थित है?
याद है दोस्तों आपको रत्नागिरी कन्या उपवन कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कहाँ पर है? उदयपुर में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि गार्डन बड़ा बाग किस जिले में स्थित है? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए, गार्डन बड़ा बाग किस जिले में स्थित है? याद है दोस्तों आपको कहाँ पर है? गार्डन बड़ा बाग है जो कि आपका जैसलमेर में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? याद है आपको? जल्दी से बताइए, बिल्कुल 5 जून को। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप कर बताइए दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है दोस्तों आपका कि कौन सा बांध चंबल नदी परियोजना पर नहीं बना है? याद है दोस्तों आपको, चंबल नदी परियोजना पर कौन सा बांध नहीं बना है? कोटा बैराज बांध दोस्तों आपके चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है, और राणा प्रताप सागर भी है, और गांधी सागर भी है। तो पोंग बांध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी ही इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस झील की आकृति धनुषाकार है? याद करो दोस्तों, किस झील की आकृति धनुषाकार है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो राजसमंद की है जो कि धनुषाकार है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और पुष्कर झील की आकृति दोस्तों अर्धचंद्राकार है, तो इसे भी आपको नोट करना है। जितने भी दोस्तों आपके इर्द गिर्द क्वेश्चन बन रहे हैं ना दोस्तों, उन्हें भी आपको नोट करना है, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं दोस्तों कि धनुषा आकार की झील की आकृति है राजसमंद की, और अर्धचंद्राकार पुष्कर झील की। ठीक है, इन दोनों को आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि सांबर झील को पर्यटन क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए, सांबर झील को पर्यटन क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद है दोस्तों आपको, किस नाम से पुकारा जाता है? जल्दी से बताइए, बिल्कुल रामसर साइट। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में मिट्टी से निर्मित बना बांध कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित बना बांध कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों, पांचना बांध है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और पांचना बांध कहाँ पर है दोस्तों? करौली में है, इसे भी आपको नोट करना है। और बीसलपुर बांध भी छापना दोस्तों, आपका टोंक में हो गया। और जाखम दोस्तों कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। और मेजा बांध भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा की कोठारी नदी पर है, इसे भी नोट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला है दोस्तों कि प्याला झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? जल्दी से बताइए दोस्तों, प्याला झीलें राजस्थान की किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? याद है दोस्तों आपको, थार के मरुस्थल में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि अजमेर की फौज सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? याद करो दोस्तों, अजमेर की फौज सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए, किस नदी पर हुआ है? बांडी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि ढेबर झील किस झील का नाम है? जल्दी से बताइए दोस्तों, ढेबर झील किस झील का नाम है? ढेबर झील किस झील का नाम है दोस्तों? याद है दोस्तों आपको किस झील का नाम है? तो जयसमंद झील का नाम है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और जयसमंद झील कहाँ पर है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? याद है दोस्तों आपको, तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है
कि साबरमती की सहायक नदियाँ कौन सी है। याद करो दोस्तों, साबरमती की सहायक नदियाँ कौन सी है, जल्दी से बताइए कौन सी नदियाँ हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, सेई, वाकल और हथमती। ऑप्शन नंबर सी ही इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पीडीएफ की चिंता मत करो दोस्तों, पीडीएफ है जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर है जो कि इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थान की किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान की किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं। तो किस नदी पर है, चंबल नदी पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि रणकपुर का जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। याद है दोस्तों आपको, रणकपुर का जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। रणकपुर का जैन मंदिर मथाई नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गंग नहर कहाँ से निकाली गई है। याद है दोस्तों आपको, गंग नहर कहाँ से निकाली गई है। गंग नहर दोस्तों जल्दी से बताइए। गंग नहर है जो कि सतलज नदी के फिरोजपुर से निकाली गई है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि बनास नदी पर बना बांध कौन सा है। याद है दोस्तों आपको, बनास नदी पर कौन सा बांध है दोस्तों, याद है दोस्तों आपको, बनास नदी पर बीसलपुर बांध है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि तकली सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है। जल्दी से बताइए दोस्तों, तकली सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है। याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए। बूंदी जिले से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सेठानी जी का जोहड़ा कहाँ पर स्थित है। याद है दोस्तों आपको, सेठानी जी का जोहड़ा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जल्दी से बताइए। चूरू में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि बघेरी का नाका बांध कहाँ पर निर्मित है। याद करो दोस्तों, बघेरी का नाका बांध कहाँ पर निर्मित है, जल्दी से बताइए दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों, खमनोर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि गंग नहर का प्रारंभ कब हुआ। याद करो दोस्तों, गंग नहर का प्रारंभ याद है दोस्तों आपको कब हुआ था, जल्दी से बताइए। 1927 को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि मुंडोती सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, मुंडोती सिंचाई परियोजना का संबंध दोस्तों किस जिले से है। याद है दोस्तों आपको, किस जिले से है, तो अजमेर ज़िले से है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है। याद है दोस्तों आपको किसे कहा जाता है, तो मोती झील बांध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ढूंढाड़ क्षेत्र की अधिकांश बावड़ियों की निर्माता कौन है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, ढूंढाड़ क्षेत्र की अधिकांश बावड़ियों के निर्माता कौन है दोस्तों। याद है दोस्तों आपको कौन है, बंजारे है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं पार्ट बी की ओर, देखते हैं आपके उसमें दोस्तों कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो पार्ट बी में दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जल्दी से बताइए दोस्तों,
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1951 में आया था एक दोस्तों आपका 1959 में आया था, और एक है जो कि 2009 में। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जनसंख्या के आधार पर नगर पालिका की कितनी श्रेणियां होती है। जल्दी से बताइए दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर नगर पालिका की कितनी श्रेणियां होती है। याद है दोस्तों आपको कितनी होती है? याद करो दोस्तों, द्वितीय श्रेणी नगर पालिका होती है, तृतीय श्रेणी नगर पालिका होती है और चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका होती है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका अध्यक्ष से क्या तात्पर्य है। जल्दी से बताइए दोस्तों, नगर पालिका अध्यक्ष से क्या तात्पर्य है। याद करो दोस्तों, नगर पालिका बोर्ड के मामले में अध्यक्ष होता है और नगर परिषद के मामले में सभापति और नगर निगम के मामले में महापौर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जल्दी से बताइए दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए। बिल्कुल 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका की स्थापना के लिए कितनी जनसंख्या होना ज़रूरी है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, नगर पालिका की स्थापना के लिए कितनी जनसंख्या होनी ज़रूरी है दोस्तों। याद है आपको दोस्तों, जल्दी से बताइए। बिल्कुल 20,000 से 1,00,000 के मध्य है जो कि जनसंख्या होनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है दोस्तों, जल्दी से कीजिए दोस्तों। जयपुर विकास प्राधिकरण का गठन दोस्तों कब हुआ था। 1982 को। जोधपुर विकास प्राधिकरण का 12 सितंबर 2009 को, और अजमेर विकास प्राधिकरण का दोस्तों 12 सितंबर 2013 को ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला है दोस्तों कि नगर पालिका के मुख्य कार्यों में क्या शामिल नहीं है। जल्दी से बताइए दोस्तों, नगर पालिका के मुख्य कार्यों में दोस्तों कौन सा कार्य है जो कि शामिल नहीं है। याद है दोस्तों आपको, स्वयंसेवी बल का गठन करना शामिल है, कंपोस्ट खाद तैयार करने की व्यवस्था करना भी शामिल है, और खतरनाक व्यवसाय का विनियमन करना भी है। लेकिन दोस्तों मुख्य कार्यों में है जो कि शिक्षा व संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना है जो कि शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है दोस्तों। इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है। तो याद है दोस्तों आपको किस धारा में दिया गया है, जल्दी से बताइए, फटाफट से दोस्तों छापिए किस धारा में दिया गया है इसका मेंशन। धारा 3 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नगर पालिका की कुल जनसंख्या में से आधे स्थान किसके लिए आरक्षित होंगे। याद है दोस्तों आपको, रिजर्वेशन स्थान मैंने बताए थे दोस्तों किसके लिए होंगे। आधे स्थान दोस्तों किसके लिए होंगे, महिलाओं के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यक्ष के किसी भी आदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत पाए जाने पर किसी अध्यक्ष को सलाह देने का काम सौंपा गया है। तो याद करो दोस्तों, किसे सौंपा गया है, जल्दी से बताइए दोस्तों। मुख्य नगर पालिका
अधिकारी को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर पालिका की बैठक एक कैलेंडर में वर्ष में न्यूनतम कितनी बार आयोजित की जाएगी? याद है दोस्तों आपको कितनी बार की जाएगी? कितनी बैठक होगी दोस्तों, जल्दी से बताइए। 6 बैठक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में समिति में नियुक्त बाहरी व्यक्तियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए दोस्तों? याद है दोस्तों आपको, आधे से अधिक हो सकती है, तिहाई से अधिक भी हो सकती है और 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में समिति में नियुक्त बाहरी व्यक्तियों की संख्या, अच्छा बाहरी व्यक्तियों की संख्या कितनी नहीं होनी चाहिए? 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, असंगत विकल्प की पहचान करनी है। याद करो दोस्तों, संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति नगर पालिका की धारा 67 में दी गई है। बिल्कुल सही है। और नगर पालिका की संपत्ति निहित होने का उल्लेख धारा 68 में बिल्कुल सही है। भूमि के अनिवार्य अर्जन से संबंधित धारा 70 है, बिल्कुल सही है। और संपत्ति के अंतःकरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध किस धारा में है दोस्तों? यह है जो कि धारा 75 में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि लेखा शीर्ष को किस में विभाजित किया जाता है? याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए। तो लेखा शीर्ष को है जो कि राजस्व लेखा में भी विभाजित किया जा सकता है और पूंजी लेखा में भी विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, यानी ए व बी दोनों इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अनुसार बजट प्रांगण में परिवर्तन करने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? याद करो दोस्तों, कौन कर सकता है? बाध्य कौन कर सकता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो राज्य सरकार ही बाध्य कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 108 के अधीन कार्य कौन से हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन से कार्य हैं? दर का निर्धारण करना, या फिर व्यक्ति या संपत्ति दोनों की दाई बनाने का प्रस्ताव, या फिर प्रारूप नियम को प्रथम अनुसूची में दिए प्रारूप में एक नोटिस के साथ प्रकाशित होना। कौन सा कार्य है दोस्तों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ये सभी कार्य है जो कि धारा 108 के अधीन बनाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार मास्टर विकास योजना निम्न मामलों में, यानी किन मामलों में उपबंध करेगी? याद है दोस्तों आपको, किन मामलों में उपबंध करेगी? यातायात या संचार में भी करेगी, आवासन में भी करेगी और जिला व्यापार केंद्र में भी करेगी। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि यदि कोई व्यक्ति दी गई कालावधि के बाद भी विकास क्षेत्र में भूमि या भवन का उपयोग जारी रखता है तो दोष सिद्धि पर अधिकतम जुर्माना कितना होगा? कितना होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। याद है आपको दोस्तों, 2000 रुपये का। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अधीन भवन की दूरी नगर पालिका की नाली से कितनी दूरी पर हो जाती है? कितनी दूरी भवन की दूरी नगर पालिका की नाली से कितनी दूरी पर हो जाता है? याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए। 50 मीटर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए
फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि धारा 211 में किस नालियों को बंद करने की शक्ति नगर पालिका को प्राप्त है। धारा 211 में दोस्तों याद है आपको, आपने पढ़ी थी दोस्तों धारा 211। तो जो भी आपकी दोस्तों प्राइवेट नालियाँ होती है उन्हें है जो कि बंद करने की शक्ति नगर पालिका को प्राप्त है। किस धारा में दोस्तों? धारा 211 में। तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 298 के अधीन अभियोजनकर्ता का निर्देश अभियोजना का निर्देश कौन देता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 298 के अधीन अभियोजना का निर्देश कौन देता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन देता है? तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी देता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नगर पालिका में अभियोजन और वाद आदि से संबंधित धाराएं कौन सी हैं। याद है दोस्तों आपको कौन सी धारा है? जल्दी से बताइए दोस्तों। धारा 159 से 199 तक है, या दोस्तों धारा 51 से 66, या धारा 298 से 308, या धारा 309 से 327। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, धारा 298 से 308 तक है जो कि धाराएं अभियोजन और वाद आदि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किसी नगर पालिका का अन्य जिले की किसी नगर पालिका से विवाद हो जाने की स्थिति में उस विवाद पर कौन उस विवाद का संज्ञान कर सकेगा और दोस्तों स्वयं ही उसका विनिश्चय कर सकेगा तथा उसका विनिश्चित अंतिम होगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो। किसका विनिश्चय अंतिम होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए किसका होगा दोस्तों? संभागीय आयुक्त का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 50 लाख रुपए तक के जिलों का तकनीकी परीक्षण एवं अनुमोदन कौन कर सकता है। याद है दोस्तों आपको कौन कर सकता है? जल्दी से बताइए। अधिशासी अभियंता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नगर निकायों में समस्त अनुबंध निष्पादन करने हेतु नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत करने संबंधी अधिसूचना जारी की गई। कब जारी की गई दोस्तों? जल्दी से बताइए। 2012 को। ऑप्शन नंबर सी छापना, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर निकायों में समस्त अनुबंध निष्पादन करने हेतु नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत करने संबंधी अधिसूचना 2012 को जारी की गई। ऑप्शन नंबर सी ही इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि पीठासीन अधिकारी से कौन अभिप्रेत है। याद है दोस्तों आपको कौन है? अध्यक्ष भी है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष भी है, और दोस्तों अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई भी सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका की कार्यवाहियों तथा अभिलेखों की रक्षा का दायित्व किसका है। जल्दी से बताइए। बड़ा इजी सवाल है दोस्तों। नगर पालिका की कार्यवाहियों तथा अभिलेखों की रक्षा का दायित्व किसका है। याद है दोस्तों आपको किसका है? जल्दी से बताइए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का विस्तार कहाँ पर है दोस्तों? संपूर्ण भारत पर है, या संपूर्ण राज्य पर है, या संपूर्ण भारत पर है, या फिर छावनी बोर्ड को छोड़कर संपूर्ण राज्य में है। जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, संपूर्ण भारत में भी है और संपूर्ण राजस्थान राज्य पर है, लेकिन दोस्तों जो भी छावनी स्थान है, छावनी क्षेत्र है, उनको छोड़कर संपूर्ण राज्य में है, जो कि नगर पालिका का विस्तार है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका
कि नगर पालिका निर्वाचन पर कौन सी बात लागू नहीं होती है। एक व्यक्ति एक से अधिक वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकेगा, ये बात तो बिल्कुल लागू होती है। और एक निर्वाचन केवल एक ही प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर सकेगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। और कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक से अधिक वार्डों के मतदान नहीं कर सकेगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, मतदान के लिए किसी भी एक प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना अनिवार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का नोडल विभाग कौन सा है दोस्तों। मुख्यमंत्री कन्यादान विभाग की नोडल एजेंसी बतानी है दोस्तों। नोडल विभाग कौन सा है, जल्दी से बताइए दोस्तों। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्ट बी में आपकी महत्वपूर्ण योजना भी है दोस्तों, ठीक है। आपने सिलेबस तो देखा होगा ना दोस्तों, पूरा सिलेबस किसने है जो कि अपना पूरा सिलेबस अभी तक तैयार कर लिया है। अभी तो सबने तैयार कर ही लिया होगा ना, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई। याद करो दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई, याद है आपको कब की गई? 20 अगस्त 2020 को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि इंदिरा गांधी नहर रोजगार गारंटी योजना आरंभ होने की दिनांक क्या है। जल्दी से बताइए दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आरंभ होने की दिनांक आपको बतानी है, जल्दी से बताइए कब की है दोस्तों। 9 सितंबर 2022 की, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि हृदय योजना के तहत राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल है। याद है आपको दोस्तों, जल्दी से बताइए। हृदय योजना के तहत राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है, जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा शहर शामिल है। तो अजमेर शामिल है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में राष्ट्रीय शहर आजीविका मिशन योजना कब लागू की गई। याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए। राजस्थान में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना कब लागू की गई, याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए कब लागू की गई थी। 1 अप्रैल 2014 को। जितनी भी दोस्तों ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं योजनाओं की, आपको नोट लगा कर लिख लेनी दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 5 से 10 लाख की आबादी के लिए कम से कम कितने शहरी आजीविका केंद्र खोलने का प्रावधान है। याद करो दोस्तों, कितने शहरी आजीविका केंद्र खोलने का प्रावधान है ये दोस्तों। याद करो दोस्तों, 3, ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड अनिवार्य है। याद करो दोस्तों, कौन सा कार्ड अनिवार्य है। स्ट्रीट वेंडर कार्ड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है। योजना के तहत प्राप्त होने वाला लोन ब्याज मुक्त होगा, यह बात तो बिल्कुल सही है। लाभार्थी को किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सही है। और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यह भी सही है। लेकिन लाभार्थी को पुनः भुगतान 5 साल की अवधि के अंदर करना होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसमें अपॉइंटेड डे का अर्थ बताया गया है। जल्दी से बताइए दोस्तों, किसमें बताया गया है। तो नगर पालिकाओं का परिसीमन, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि स्टाफ शुल्क पर कर की दर और स्टाफ शुल्क की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। याद है दोस्तों आपको, 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम
सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं आपका लास्ट प्रश्न है कि IRGY अंतर्गत कायन हाउस व रिकॉर्ड कीपिंग कार्य किससे संबंधित है? याद है दोस्तों आपको किससे संबंधित है? बिल्कुल सेवा संबंध है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का हमारा मॉडल पेपर। आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपके कुल 30 मॉडल पेपर होने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम रामबाण साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। और अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।